हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो डाला था उसमें हमने गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इस चैप्टर को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर और देखें। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे ऊष्मीय संचरण की विधियाँ। ठीक है, ऊष्मीय संचरण किस तरह से होता है, यानी कि ठोसों में किस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है और द्रवों में किस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है, गैसों में किस तरह से होता है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऊष्मीय संचरण की 3 विधियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले है संवहन की विधि, है ना। संवहन की विधि क्या होती है, देखिए आप समझिए और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए कि संवहन की विधि क्या होती है। मान लीजिए कि एक बीकर में आप पानी गर्म कर रहे हैं एक फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया कि ये पहला पॉइंट कि ये किस में होती है, द्रवों में होती है, द्रवों में या गैसों में, गैसों में भी कह सकते हैं। ठीक है, गैसों में इसलिए ये फ्लास्क को बंद कर दीजिए कंटेनर को, उसमें गैस है तो उस गैस को भी आप गर्म कर सकते हैं। तो गैसों में और द्रवों में बेसिकली ये विधि काम करती है। तो हम जो इसको पढ़ रहे हैं उसको हम किस रूप में पढ़ रहे हैं कि हम इसको एक द्रव में संवहन विधि किस तरह से होती है। ये मान लीजिए हम इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको टेम्परेचर दिया गया तो क्या होगा, देखिए जब टेम्परेचर दिया जाता है तो यहाँ के जो अणु होते हैं जल में, जो नीचे की सतह के जो अणु होते हैं बिल्कुल नीचे वाले, उनके साथ क्या होता है कि सबसे पहले ये टेम्परेचर को गेन करते हैं, यानी कि इनको सबसे पहले ऊष्मा मिलती है। ठीक है, जब ऊष्मा मिलती है तो ये अपने उससे दूर भागना चालू करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब ये दूर हो जाते हैं तो नीचे वाले जो पानी है उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी कम होने के बाद ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर भागना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है और ऊपर वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये उनकी जगह ले लेते हैं। और जब नीचे जगह खाली हो जाती है वो कौन लेते हैं, ऊपर वाले अणु नीचे आ जाते हैं। तो ऊपर की सतह पे जो अणु है वो नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर क्या होता है, नीचे वाले जो ठंडे अणु थे, जो ठंडे थे वो नीचे आ गए। अब उनका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वापस से ऊपर जाते हैं। तो वो ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले आपकी उनकी अपेक्षा थोड़े ठंडे हैं, तो वो ठंडे हैं तो वो वापस नीचे है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से क्या होता है, पानी गर्म होता है। इसका मतलब है कि पानी जो होता है वो ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे से पहले गर्म हो गया ऊपर का बाद में हुआ, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ से जो गर्म अणु होते हैं वो ऊपर जाते हैं और ठंडे वाले अणु नीचे जाते हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा और पूरा पानी जो है समान रूप से एक रूप से गर्म होता रहेगा। तो पानी ऐसा कभी नहीं होता कि नीचे नीचे से गर्म हो गया और ऊपर से ठंडा रह गया, नहीं। अणु जो होते हैं वो अपना जो स्थान होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये विधि जो कहलाती है वो संवहन विधि कहलाती है। ठीक है, बेसिकली किस में होती है, द्रवों में होती है या गैसों में होती है। ठीक है, गैसों में ऐसे ही होता है कि इस तरह से ही अणु अगर इसको बंद कर दूं तो वो गैसों का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी संवहन विधि, इसको हम संवहन विधि कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारी संवहन विधि है। और नीचे के वाले जो होते हैं इनकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व कम हो जाता है और ऊपर वाले अणुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो हीट लेके ये ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। बस इतना सा प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी विधि हम समझते हैं चालन वाली, कि चालन विधि में क्या होता है। पहली चीज, ये चालन विधि जो है वो ठोसों में होती है, ठोसों में होती है। ठीक है, ठोसों में किस तरह से काम करती है, देखिए कि मान लीजिए एक रॉड है, हम लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे हैं या धातु की किसी छड़ को यहाँ से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको हीट दे दी, हीट दे दी तो ये सिरा जो होगा गर्म होगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करके बताना चाहता हूँ आपको कि क्या होगा इसमें, कि ये जब रॉड गर्म हो रही है तो इसका ये वाला अणु, ये वाला अणु, ये वाला अणु, ये सारे जो समान दूरी पर हैं ये सारे एक साथ गर्म होंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे अणु एक साथ गर्म होंगे, यानी कि एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर अलग होगा, θ1। अब क्या होगा, ये कंपन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। कंपन एक जगह पे दोलन करना स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीलेशन करते हैं। ऑक्सीलेशन करते हैं तो ये पास वाले को टक्कर मारते हैं, ऐसे ये पास वाले को टक्कर मारेगा, ये पास वाले को टक्कर मारेगा, ये मारेगा। इस तरह से ये एक दूसरे को टक्कर मारना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो लेयर है, यहाँ के जो अणु है उनको ऊर्जा ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ऊर्जा ट्रांसफर होगी, इसको ऊर्जा मिलने लग जाएगी। अब ऊर्जा इसको मिलने लग जाएगी तो ये भी टक्कर मारेगा, ये भी कंपन करना स्टार्ट कर देगा। जब ये कंपन करना स्टार्ट करेगा तो ये अपने पास वाले को ऊर्जा देगा। जैसे ये कंपन करना स्टार्ट करेगा और ये कंपन करना स्टार्ट करेगा तो एक लेयर की फॉर्म में
एक लेयर की फॉर्म में टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने रॉड को गर्म किया तो इसकी ऊपर वाली लेयर तो ठंडी पड़ी है और नीचे वाली गर्म हो गई, या नीचे वाली ठंडी पड़ी ऊपर, तो ये समान ताप पे रहता है। यानी कि इतने जो अनुप्रस्थ काट है इसका ताप समान होगा, इसका टेम्परेचर समान होगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर समान होगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें जो अणु होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अणु जो होता है, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा लेकर जाता है। जबकि इसमें जो अणु होता है वो अपने ही स्थान पर रहता है। और आप ऐसा समझिए कि लाइन से मैंने कई लोगों को खड़ा कर दिया और पहले वाले के हाथ में एक कुछ दे दिया, बर्तन दे दिया, तो वहां तक पहुंचाना है कोने तक, तो वो दूसरे वाले को देगा, वो दूसरा वाला तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरह से ये वाला आदमी वहां उठ के नहीं गया है, ठीक है। तो ये अपनी ऊर्जा को केवल ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि अपनी जगह पे केवल कंपन करते हैं, ये अणु उठ के यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे कंपन करेगा, पास वाले को ऊर्जा दी, इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और एंड में यहाँ से भी छड़ जो होती है वो गर्म हो जाती है और यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर एक टाइम पे सेम हो जाता है। तो ये विधि कहलाती है चालन विधि, और ये बेसिकली किसमें होती है, ठोसों में होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको वापस भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लीजिए कि क्या होगा कि यहाँ पे जो अणु होते हैं उनको हीट मिलती है, जिसके कारण वो कंपन करने लग जाते हैं, और तेज कंपन करते हैं तो पास वाले को टक्कर मारते हैं। पास वाले को जब टक्कर मारते हैं तो उसको भी ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, तो जिसके कारण वो भी कंपन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट वाले को टक्कर मारते हैं और उसको ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब ये केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं और ऐसे करके ऊर्जा ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाती है। इसमें अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, ठीक है। तीसरी विधि की हम बात कर रहे हैं, तीसरी विधि है विकिरण विधि, रेडिएशन प्रोसेस, ठीक है। रेडिएशन में क्या होगा आप नाम से समझ जाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, देखिए इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सन है, तो यहां से जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो कौन सी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो यही आपका पहला पॉइंट है कि विकिरण प्रोसेस में माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि इस वाले प्रोसेस में आपको माध्यम की आवश्यकता है, इसमें भी आपको माध्यम की आवश्यकता है, जबकि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है, यहां से एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये वेव की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, तो ये पृथ्वी की सतह पर गिरती है। अच्छा, इसका वेग कितना होता है, इसका वेग भी वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है, यानी कि इसका वेग जो होगा वो वेग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि जो वेग होगा v 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से ये चलेगी, इतना वेग होता है इसका, ठीक है, इस वेग से आ रही है। और देखिए इसमें क्या होता है कि कण बाकायदा तरंग की फॉर्म में ऊर्जा आती है ना। इसमें क्या होता है कि तरंग जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को लेके जाती है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये क्या आपकी कहलाती है रेडिएशन विधि। जैसे कि आप देखते हैं कि सूरज से जो हमारे पास लाइट आ रही है उसमें बहुत सारी ऊर्जा है, कोई वस्तु रख दी तो वो गर्म हो जाती है ना, वो किस फॉर्म में आ रही है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो इस विधि को जो हम कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस विधि को हम कहेंगे ये रेडिएशन प्रोसेस है, यानी कि विकिरण विधि है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, ये आप जनरली जानते हैं कि विकिरण विधि क्या होती है, ऊर्जा का तरंग के रूप में, है ना। ये कौन सी तरंग होती है, ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो मैं इसको लिख देता हूं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इसका वेग वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। 3-4 पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऊष्मीय धारा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी आईटीज के क्वेश्चन है वो मैं कवर कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो पहले परिभाषा की तरफ जाते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है। ये बोलती है ऊष्मीय धारा क्या होती है, किसी वस्तु से प्रवाहित प्रति सेकंड ऊष्मा
की मात्रा अर्थात ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मीय धारा कहलाती है। तो ऊष्मीय धारा क्या है आप नोट कर सकते हैं। ऊष्मीय धारा कहलाती है किसी वस्तु से प्रति सेकंड ऊष्मा की मात्रा, प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा अर्थात ऊष्मा प्रवाह की दर क्या कहलाती है, ऊष्मीय धारा। ये बिल्कुल विद्युत धारा की तरह है। जब आप विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखिए, H बराबर डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, ये कहलाती है ऊष्मीय धारा। ठीक है, आप देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा कि हमने एक मान लीजिए एक मेटल का, धातु का एक पदार्थ ले लिया जिसका यहाँ का अनुप्रस्थ काट A है, यहाँ का भी अनुप्रस्थ काट A है और इसकी लंबाई L है। यहाँ का टेम्परेचर आप मान लीजिए कि θ1 है और यहाँ का टेम्परेचर θ2 है और हम जानते हैं मान लीजिए कि θ1 बड़ा है किससे, θ2 से, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का कम है ना। तो अब हमें निकालना है कि ऊष्मीय धारा का सूत्र निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ से आपको मैंने बता दिया था कि ऊष्मीय धारा जो होती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा प्रवाहित करती है। हमेशा ये लॉ है कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी। इसका मतलब ऊष्मा प्रवाह जो होगा H वो इस तरफ होगा। ठीक है, इसके अंदर बना था ऊष्मा प्रवाह इस तरफ होगा। ठीक है, H का प्रवाह इस तरफ होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि H किस किस के समानुपाती है। देखिए ये इसका मान जो होता है पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है। इसका मतलब यह है कि अगर पदार्थ का अनुप्रस्थ काट बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो उसका जो ऊष्मा प्रवाह होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अनुप्रस्थ काट है उसमें एक लेयर बनती है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रवाह होने लग जाता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये ज़्यादा चौड़ा है ना, अनुप्रस्थ काट जिसमें छोटा होगा उसमें प्रवाह कम होगा, जिसमें अनुप्रस्थ काट ज़्यादा चौड़ा होगा उसमें जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग प्रवाह ज़्यादा होगा। तो मैं H को लिख देता हूँ, H समानुपाती है किसके, अनुप्रस्थ काट के। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है कि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि जितनी ज़्यादा लंबी रॉड होगी उसमें ऊष्मीय प्रवाह जो होगा वो कम होगा। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय जितना लगता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जाहिर सी बात है डबल समय लगेगा। तो लंबाई की हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं लिख देता हूँ H व्युत्क्रमानुपाती किसके है, L के, उसकी लंबाई के। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये तापांतर के समानुपाती होता है, कि तापांतर जितना ज़्यादा होगा, तापांतर का मतलब यहाँ का ताप और यहाँ के ताप में जो अंतर होगा वो जितना ज़्यादा होगा उसके समानुपाती होगा। मान लीजिए यहाँ 50 है और यहाँ 30 है। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितने का है, 20 डिग्री का। और मान लीजिए यहाँ 50 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे अंतर है 40 डिग्री का। तो ज़्यादा किस में प्रभाव होगा, सेकंड वाले में। तो ये किसके समानुपाती होता है, तापांतर के समानुपाती होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि H समानुपाती होगा θ2 माइनस θ1, यानी कि ये तापांतर के समानुपाती होगा। ठीक है, ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 3। अब हम आगे इसको करते हैं, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से, तो H का फॉर्मूला आएगा, तीनों को मिला दो, A θ2 माइनस θ1, तीनों को एक साथ लिखा है मैंने, अपॉन L। ठीक है, ये तीनों के समानुपाती है तो मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है। ये हमारी समीकरण नंबर 4 आ गई। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता होगा एक स्थिरांक आता है जिसको हम लिख देते हैं K से, है ना, K इंटू A θ2 माइनस θ1 अपॉन L। अभी K क्या है, K जो है, K कहलाता है ऊष्मीय चालकता स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट आता है तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मीय चालकता स्थिरांक। देखिए चालकता का स्थिरांक है। अब ये किस किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सा है, हो सकता है लोहा है या कॉपर है। तो दोनों में किस में प्रवाह ज्यादा होगा, जिसका K का मान ज्यादा होगा, जिसका K ज्यादा होगा उसमें ऊष्मा का प्रवाह ज्यादा होगा। तो अलग अलग मेटेरियल के लिए तुलना करने के लिए K का मान अगर समान है, दोनों समान पदार्थ के हैं, तो H का मान समान होगा। ठीक है, और अगर अलग अलग मेटल के बने हुए हैं तो उनके लिए K अलग अलग होगा और ऊष्मा प्रवाह भी अलग अलग होगा, जिसका K ज्यादा उसका H ज्यादा। ठीक है, तो K का मान जिसका ज्यादा होगा, K1 K2 से ज्यादा होगा, तो H1 ज्यादा होगा किससे, H2 से। ये मैंने लिख दिया। और ये किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे ये निर्भर करता है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। मेन बेसिकली फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आईआईटीज में आ चुके हैं,
तो उसको अभी हम कवर करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है। यहाँ पे है θ2 माइनस θ1 तापांतर, और θ1 माइनस θ2 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या है कि θ1 बड़ा लिया है, तो मैं इसको θ1 माइनस θ2 कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। यहाँ का तापांतर θ1 माइनस θ2 ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, ये ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल, और बहुत सारे आईआईटीज में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड, तो वो हम अब कवर करते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संधि का ताप ज्ञात कीजिए। तो हमें संधि का ताप निकालना है। देखिए ये जो है पूरा एक मटेरियल है, यहाँ तक इसकी जो चालकता K है और यहाँ पे इसकी चालकता 4K है, यानी कि ये दो अलग अलग मटेरियल है। पहले वाले की चालकता K है, दूसरे वाले की चालकता 4K, दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। और इसकी लंबाई है 6L और इसकी L है। दोनों का अनुप्रस्थ काट का एरिया सेम है, क्षेत्रफल सेम है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि देखिए हमें निकालना है कि यहाँ संधि का ताप क्या होगा। ये संधि का ताप हम मान लेते हैं कि थीटा है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना संधि का ताप थीटा है। अब हम यही थीटा निकालना है हमारे को। तो जो ऊष्मा जाएगी वो इधर से इधर जाएगी, है ना, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा जाएगी। तो यहाँ से जो प्रवाह होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें ऊष्मीय धारा के बराबर होगा। बस हमें देखना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मीय धारा है वो H1 है और ये बराबर H2 है, दोनों बराबर होगी। यहाँ से जितनी धारा प्रवाहित हुई, ठीक है, वो इधर फ्लो होगी। तो H1 देखिए आप, H1 कितना होगा, मैंने आपको सूत्र बताया था H का क्या होता है, K A θ1 माइनस θ2, मतलब हाइयर माइनस लोअर। अब ये हाइयर है और ये लोअर है, तो इसके बीच में जो आएगा टेम्परेचर वो इन दोनों का बीच का आएगा। तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस थीटा अपॉन L। तो ये तो हो गया H1, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, दूसरे वाले H2 के फ्लो के। तो इसकी जो चालकता है वो 4K है, क्षेत्रफल A ही है, और जो टेम्परेचर होगा, फिर से क्या लिखना है आपको, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो हमें तापांतर जो लिखते हैं वो हमेशा कैसे लिखते हैं, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो थीटा माइनस 0 लिख दिया, और जो लंबाई है वो 6L लिख दी है, ठीक है। दोनों बराबर होंगे क्योंकि ऊष्मीय प्रवाह जो होता है वो समान रूप से होता है, ठीक है। H1 बराबर H2, तो K से K कट जाएगा आपका, A से A कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, L से L भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 बन गया और ये 3 बन गया, तो ऊपर आ जाएगा 300 माइनस थीटा बराबर आपके पास यहाँ बचा है 2K और A कट चुके हैं, थीटा माइनस 0 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास बचेगा 300 माइनस 3 थीटा, ठीक है, बराबर 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 थीटा। 300 बराबर 5 थीटा, और थीटा की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी 300 बटा 5, 5 से काट दीजिए तो 60 बचेगा, यानी कि संधि का जो ताप होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ का फ्लो बिल्कुल सेम रहेगा, जितना H1 है उतना ही H2 रहेगा, बस चालकता पे निर्भर करेगा। चालकता 4K लिख दी, यहाँ की A लिख दी, अनुप्रस्थ काट इसका सेम है। तापांतर का आप ध्यान रखिए कि तापांतर जो है, यहाँ पे जो तापांतर है वो 100 माइनस थीटा है, और यहाँ जो तापांतर है वो थीटा माइनस 0। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा तापांतर जो रखा जाता है वो बड़ा माइनस छोटा रखा जाता है, ठीक है, तापांतर के लिए। तो ये आंसर आ गया हमारा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी संधि का ताप पूछा है कि यानी कि आपको यहाँ का ताप बताना है। तो यहाँ का टेम्परेचर हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। माना संधि का ताप थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता करना है कि फ्लो कहाँ से हो रहा है। तो उच्च हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगा, तो हीट जो है वो ऐसे जाएगी, ये दोनों टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ से दोनों ऊष्मा यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से इस तरफ जाएगी, और दोनों सेम है। तो ये भी H ले लेता हूँ मैं, ये भी H ले लेता हूँ, और ये H1 ले लेता हूँ, ठीक है, ये H2 ले लेता हूँ दोनों। तो ये दोनों जुड़ के इसके बराबर होगी, है ना। किरचॉफ का नियम है ये। किरचॉफ का नियम आप विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संधि पे जो ताप होगा इन दोनों की ऊष्मीय बिल्कुल इलेक्ट्रिक जैसा चैप्टर चलता है, विद्युत धारा जैसा ही। तो इसमें किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है कि आने वाली धारा
आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये भी ऊष्मीय धारा है, तो इन दोनों का योग बराबर जाने वाली के बराबर होगा, यानी कि H1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ H2, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, H1 का मान कितना है, देखिए अनुप्रस्थ काट तो सबका सेम है, इसकी चालकता मान लीजिए K है ना, ये समान पदार्थ है, समान पदार्थ, ठीक है, समान पदार्थ दिया हुआ था K A, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है तो थीटा माइनस 0 डिग्री लिखा जाएगा अपॉन एल। ठीक है, लंबाई भी तीनों की समान है, K A थीटा माइनस 0 अपॉन एल। तापांतर क्या लिखा जाएगा, तापांतर इन दोनों के बीच का अंतर लिखा जाएगा, तो अंतर कितना है, थीटा माइनस 0, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, K A। देखिए चालकता सेम है क्योंकि पदार्थ सेम है, अनुप्रस्थ काट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सेम मानना है, एल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सेम मानना है। मान लीजिए समान लंबाई है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, क्वेश्चन लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि भाई संधि का ताप निकालना है, तो आपको मान लेना है कि एल इसका समान है। ठीक है, तापांतर बोलिए, तापांतर है आपका 90 माइनस थीटा अपॉन एल, ये समीकरण आपकी बनेगी। देखिए मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि इधर से भी ऊष्मा आ रही है और इधर से भी ऊष्मा आ रही है, दोनों तरफ से, तो दुगना हो गया। चाहो तो आप उसको 2 बार प्लस करके लिख सकते हो। देखिए K से K उड़ गया, L से L उड़ गया, आपके पास क्या बचा, थीटा माइनस 0 यानी थीटा बराबर 2 इंटू 90, तो ये आपके पास बचेगा 180 माइनस 2 थीटा, ये इधर आ गया, तो आपके पास बचा 3 थीटा बराबर 180, यानी कि थीटा बराबर 180/3, तो आपके पास बचेगा 60 डिग्री, यानी कि आपका जो आंसर आया है यहाँ पे 60 डिग्री आया है। ठीक है, तो 60 डिग्री बी वाला आंसर आपका सही है। तो इस तरह से सवाल को किए जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है, जेईई में। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 2 आदर्श क्षणें हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, जिसका एक सिरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है तथा दूसरा सिरा 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। बर्फ के गलन की दर जो है वो Q1 ग्राम पर सेकेंड है। ठीक है, बर्फ यहाँ से बर्फ पिघल रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है Q1 ग्राम पर सेकेंड है। अब ग्राम पर सेकेंड में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो आपको Q1 दे रखा है, Q1 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ग्राम पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 ग्राम बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, अब छड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में रख देने पर अब जो गलन की दर है वो Q2 हो जाती है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो गलन की दर है वो Q1 ग्राम पर सेकेंड है और यहाँ पे जो गलन की दर है वो Q2 ग्राम पर सेकेंड है। दोनों में गलन की दर अलग अलग है। अब हमें पूछा Q2/Q1 का अनुपात पूछा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की बात है। देखिए Q1/Q/dt क्या होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गलन की दर है उसकी यूनिट देखिए आप, ग्राम पर सेकेंड है ना, गलन की दर यानी कि पर सेकेंड ग्राम पिघलने की दर है, तो वो तो H होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ऊष्मा की प्रवाह की दर ही बता रहा है ये, ऊष्मा जितनी प्रवाह होगी उसी के हिसाब से बर्फ पिघलेगी। तो H दे रखा है आपको dQ/dt, तो Q1 जो दे रखा है वो dQ1/dt दे रखा है, यानी कि जब आप Q1 लिखेंगे गलन की ऊष्मा क्या होती है M×L, तो इसी की दर दे रखी है आपको, है ना। इसको ढंग से लिख देता हूं, Q1 जो है dml/dt दे रखा है ऐसे। ठीक है, ऊष्मा में गलन की दर, और इसी को हम कहते हैं H, इसको H1 कह देता हूं मैं, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूं। देखिए ऊष्मा में प्रवाह की दर भी कह सकते हैं आपको, जिसको हम H लिखते हैं, या फिर गलन की दर भी कह सकते हैं, क्योंकि ml लग रहा है इसमें, गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट लग रहा है, ml/dt, या Q1/dt भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो H1 क्या होगा, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, H1 क्या होता है, K/A। अगर A की बात करें हम, क्षेत्रफल कितना है, अगर मैं इसका क्षेत्रफल A मान लूं, इसका भी A मान लूं, समान छड़ें हैं दोनों, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल A है, तो देखिए आप ऐसे देखिए, दोनों छड़ें ऐसे जुड़ी हुई समांतर क्रम में जुड़ी हुई, तो ये A+A 2A, जो इसका क्षेत्रफल है वो डबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो लिखा जाएगा वो
2a लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा तापांतर। तापांतर कितना है 100 माइनस 0 का, 100 माइनस 0 का। और लंबाई जो है दोनों की l है, इसकी भी l है, जाहिर सी बात है समांतर क्रम में जुड़ी हुई तो दोनों की लंबाइयाँ कितनी होगी, l होगी। ये तो आपकी होगी h1। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं dt को dt इक्वल टू 1 सेकेंड मान लूँ, 1 सेकेंड में, तो आपके पास q1 आ गया निकल के, है ना। q1 आ गया k इंटू 2a इंटू 100 माइनस 0 यानी कि 100 अपॉन l। ये तो आपके पास आ गया Q1। ठीक है, Q2 में क्या हुआ है, Q2 में दोनों छड़ों को इसने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ा जाता है। अब देखिए जब मैं Q2 लिखूंगा, Q2 लिखूंगा, वही कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने Q2 लिखा, Q2 लिखा तो आपके पास K तो वही है, लेकिन क्षेत्रफल जो है दोनों का, इसका भी A है। अभी एक लंबी छड़ हो गई, समान क्षेत्रफल की है ना, सीधे जोड़ दिया ऐसे, तो क्षेत्रफल कौन सा काउंट होगा, केवल A ही काउंट होगा। ध्यान रखिए इस बात को, क्षेत्रफल जो है वो A ही काउंट होगा। और टेम्परेचर 100 माइनस 0 डिग्री है। जो लंबाई होगी, लंबाई डबल हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई L थी और ये भी L है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 2L। पहले क्षेत्रफल डबल हो रहा था, अब क्या हो गई, लंबाई डबल हो गई। यहाँ पे क्षेत्रफल एक ही एग्जिट कर रहा है यहाँ पे, जबकि डबल क्षेत्रफल एग्जिट कर रहे हैं, लंबाइयां दोनों की समान है। तो यहाँ पे मैंने L लिया है, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे 2L लूंगा। ठीक है, और हमसे पूछा है Q2 अपॉन Q1, तो Q2 को हम ऊपर रखेंगे KA 100 अपॉन 2L, और यहाँ रखेंगे K2A 100 अपॉन L। देखिए L से L कट जाएगा, K से K कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 2, तो आंसर आएगा 1/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से नोट कीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो दे रखा है वो ऊष्मा प्रवाह की दर दे रखी है, आपको इसकी यूनिट से पकड़ना है इसको, कि ग्राम पर सेकंड दे रखा है। ग्राम पर सेकंड गलन की दर, गलन की दर यानी कि जो बर्फ पिघलेगी वो ऊष्मा प्रवाह के हिसाब से ही पिघलेगी। जितनी ऊष्मा पर सेकंड यहाँ प्रवाह होगी उसी हिसाब से ये बर्फ पिघलेगी। ठीक है, तो dq अपॉन dt जो होगा वो ऊष्मा प्रवाह की दर है, और ग्राम पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वो ऊष्मा प्रवाह की होती है, ऊष्मा धारा की होती है। ठीक है, तो ये जो ग्राम पर सेकंड का कंसेप्ट लग रहा है, dt मैंने 1 सेकंड मान लिया, 1 सेकंड में 1 ग्राम ऊष्मा पिघल रही है, तो Q1 बराबर हो गया h के। तो ये मैंने कंसेप्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ ले कि क्या है, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, छड़ों के संयोजन का परिणामी ऊष्मीय चालकता। ठीक है, कि छड़ों को कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, समांतर क्रम में जोड़ा सकता है, तो उसकी परिणामी चालकता क्या आएगी वो हमें निकालना है। देखिए इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है। ऊष्मीय प्रतिरोध, है ना, आपने बेसिकली धारा वाले चैप्टर में प्रतिरोध पढ़ा होगा। तो जो R होता है, R का मान कितना होता है, देखिए R होता है वहां पे रो L बटे A। ठीक है, और रो का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन रो बराबर होता है 1 अपॉन K, जहां K होती है चालकता। ठीक है, धारा वाले चैप्टर में ही चलता है। तो रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये आप 10वीं क्लास में भी पढ़ते हुए आए। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो रो होता है। ठीक है, तो रो का उल्टा होता ही चालकता। तो मैं ऊष्मीय प्रतिरोध की अगर बात करूं, बिल्कुल धारा वाले चैप्टर जैसे चलेगा, ऊष्मीय प्रतिरोध, तो चालकता भी ऊष्मीय आएगी। ठीक है, वन रो को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन के L बटे A। ठीक है, तो K लिख देते हैं अपन नीचे। तो आपके पास जो ऊष्मीय प्रतिरोध आएगा वो आपके पास आएगा R बराबर L बटे K इंटू A। रो को मैंने लिख दिया 1 अपॉन के, इसको आप विशिष्ट प्रतिरोध जहां पढ़ते हो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, जब आप 10th क्लास में प्रतिरोध पढ़ते हो, धारा वाला प्रतिरोध, तब आपके ये फॉर्मूला आता है रो R बराबर रो L बाई A। यहाँ पे रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और उसका उल्टा जो होता है वो चालकता होती है। ये विद्युत चालकता होती है, बेसिकली विद्युत चालकता। तो बिल्कुल वैसे के वैसे उसमें धारा भी डिफाइन की जाती है। तो 1 अपॉन रो, अगर हम रो को विशिष्ट चालकता कह दें, विशिष्ट प्रतिरोध कह दें किसका, ऊष्मीय धारा का, तो हम इसको भी उल्टा लिख सकते हैं 1 अपॉन के। तो इसको हम 1 अपॉन के को लिख सकते हैं 1 अपॉन विद्युत चालकता। तो ये R का जो फॉर्मूला है ऊष्मीय प्रतिरोध में, R बराबर रो L बटे A। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है। जब हम श्रेणी क्रम में लिख रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध ध्यान रखें कि R जो सीरीज में होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है,
ये आपको सबको पता होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़े जाते हैं, RS बराबर R1 प्लस R2। अब हम R1 लिखने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले से। R1 बराबर इसका जो ऊष्मीय प्रतिरोध होगा वो होगा L1 अपॉन K1 इंटू A1। A1 को मैं A1 नहीं लिख रहा, A लिख रहा हूं, क्योंकि A1 बराबर A2 है। दोनों का क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट का वो समान है। जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएगी तो यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ का क्षेत्रफल समान है। अगर समान नहीं भी रहता तो आप A1 और A2 मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेसिकली ये समान ही रहेगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। L2 अपॉन K2 और ये A हो जाएगा। अब हमें लिखना RS में देखिए इस पूरे का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई है L1 प्लस L2 और यहाँ पे KS लिख देता हूँ मैं सीरीज के लिए, और जो क्षेत्रफल होगा वो A ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए A से A पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा L1 प्लस L2 अपॉन KS बराबर L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। आपको KS निकालना है तो KS का फॉर्मूला आएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है किसका, सीरीज का, जब आप श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। इसमें एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या है, यदि L1 बराबर L2 बराबर L हो, दोनों की लंबाइयां भी समान हो, तो L1 प्लस L2 को हम L लिख सकते हैं। तो आपके पास जो KS आएगा ये ऊपर तो बन जाएगा 2L और नीचे बन जाएगा, देखिए L कॉमन ले लीजिए, आप L कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 बचेगा आपके पास, और L से L कट जाएगा, और नीचे जब आप LCM लेंगे तो आपके पास आएगा K1 प्लस K2 और नीचे बनेगा K1 K2, ऊपर 2 है, तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका किस में फॉर्मूला होगा, ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। देखिए L1 प्लस L2 को मैंने लिख दिया 2L, ठीक है, और इस L को कॉमन ले लिया, दोनों L बन गए, तो ये L कॉमन आ गया, नीचे LCM दिया मैंने K1 K2, तो ऊपर आएगा K1 प्लस K2, वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका फॉर्मूला किस में आएगा, श्रेणी क्रम में। एक और स्पेशल केस अगर मैं कहूँ, मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ मैं कि यदि K1 बराबर K2 ये भी बराबर हो और वो K के बराबर हो, तो आप सबको K से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास KS क्या आएगा, देखिए ऊपर बन रहा है 2K स्क्वायर K प्लस K, यानी कि 2K स्क्वायर अपॉन 2K, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, K हो गया, यानी कि उसमें चालकता सीरीज में कोई भी प्रभावित नहीं होगी। KS बराबर क्या होगा, K हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, या आप K दो सब जगह K रख दीजिए, ये बन जाएगा 2K, K से K कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली जो K बचेगा उसमें चालकता जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका समांतर क्रम समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन की तरफ। समांतर क्रम संयोजन में भी आपको वही समझना पड़ेगा कि R जो होता है ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि R बराबर होता है L अपॉन K बटा A, ठीक है, ऊष्मीय प्रतिरोध ये होता है। अब जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हम जब भी जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी में, तो 1 अपॉन R पैरेलल बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको जब आपने जोड़ा है तो L1 बराबर L2 रहा होगा, है ना, जब भी आप इसको जोड़ पाओगे, तो मैंने पहले ही मान लिया कि L1 बराबर L2 रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 अपॉन RP कितना आएगा। 1 अपॉन RP लिखेंगे हम, पहले R1 लिख देते, ठीक है। R का फॉर्मूला देखिए LK बटे A, तो L की जगह लिखा जाएगा L1 और K की जगह लिखा जाएगा K1 और अनुप्रस्थ काट है A1। अब L समान है तो L1 L2 हटा दीजिए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यह आएगा L K2 A2, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा L सेम है और यहाँ पे आएगा K पैरेलल A1 प्लस का A2। अब ये A1 प्लस का A2 मैंने क्यों करा है,
देखिए दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है और दोनों पैरेलल में जोड़े जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, लंबाइयां जोड़ी जा रही थी L1 प्लस L2 क्योंकि वो एक साथ जोड़ी हुई थी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास समांतर क्रम है, समांतर क्रम में अनुप्रस्थ काट को जोड़ा जाएगा और लंबाई यहाँ समान ली जाएगी। ठीक है, तो हम L को काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके आपके पास हो जाएगा KP A1 प्लस का A2 बराबर हो जाएगा K1 A1 प्लस का K2 A2। ठीक है, तो आपके पास KP जो आएगा वो आएगा K1 A1 प्लस का K2 A2 अपॉन A1 प्लस का A2। ये आपका KP का फॉर्मूला हो गया, है ना, यानी कि समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसमें विशेष स्थिति लगा देता हूं कि मान लीजिए यदि A1 बराबर A2 दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं और उसको हम A लिख देते हैं तो KP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो आपके पास आएगा K1, A कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ऊपर बचेगा K1 प्लस का K2 और नीचे 2A हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास बन गया K1 प्लस का K2 बटे 2, K1 प्लस का K2 अपॉन 2 बन गया आपके पास फॉर्मूला। जब क्या हो, कौन सा केस हो, जब A1 और A2 A के बराबर हो। और इसके अलावा यदि मैं कहूं यदि K1 बराबर K2 भी सेम है, दोनों की चालकता भी सेम है और K लिख देता हूं तो KP आपके पास क्या हो जाएगा, KP बराबर K प्लस K बाई 2 यानी कि 2K/2, 2 से 2 कैंसिल K, तब भी आपकी चालकता जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब आप विद्युत प्रतिरोध पढ़ते हैं और श्रेणी में दो प्रतिरोधों को जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो R1 और ये R2, तो आपके पास R सीरीज क्या आता है, R1 प्लस का R2। ठीक है, और R पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपके पास आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2। यहाँ पे आपने पैरेलल में जोड़ा है तो आपके पास K1 प्लस का K2 आ रहा है और अपॉन में 2 भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा उल्टा होता है ये। और पैरेलल में जोड़ोगे आप, जब इसको पैरेलल में जोड़ोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला मैच करता है श्रेणी वाले से, बस यहाँ पे 2 आता है तो थोड़ा सा फर्क है इसमें। ठीक है, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो पैरेलल में जो आपके पास आएगा वो फॉर्मूला आपके पास ये वाला आएगा, आप ध्यान रखें। अगर अनुप्रस्थ काट सेम है तब आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना, K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो ये ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में किस तरह से इनको जोड़ा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सबकी हेल्प होती रहे और मैं इस पर और भी आगे चैप्टर ऐड करता जाऊँगा। पूरा कोर्स आपको 11th-12th का प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को आप देखते रहें और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप बनाए रखिए अपने आप को इस पे, मेरे चैनल पे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको तुरंत जैसे भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। बाकी हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियोस बनाता रहूँगा, वो बच्चे मेरे को लाइव क्लासेस में भी फॉलो करते हैं, तो बेसिकली इसलिए मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादा चल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।